guys, and welcome back to your very own station of psychology on your mind. This is application of psychology part 3. So इसमें हम पढ़ने वाले हैं application of psychology to organizations. ठीक है, organizational psychology पढ़ने वाले हैं इसमें. So basically organizational psychology का main motive क्या होता है? Organizations, what are organizations? We have various organizations for business purposes or jobs and other NGOs. These are also organizations. ठीक है, so organizations में how psychology is applied. Organizations में हम psychology apply करके what is the benefit as in. So the benefit of organizational psychology is improvement of efficiency. हमारी efficiency बढ़ जाती है अगर हम organizations में psychology को implement करें. तो main objective of putting psychology into organizations is to improve our efficiency, to improve the efficiency of workers. Fine. So अब इसमें 4-5 चीज़ें आएंगी जो हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, पर्सनल साइकोलॉजी. व्हाट इज़ पर्सनल साइकोलॉजी? यानी कि एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के साथ कैसा रिलेशनशिप है. ठीक है, विद मैटर्स ऑफ सिलेक्शन प्लेसमेंट. और ये भी मैटर करता है कि आप कहाँ सेलेक्ट हो रहे हो, कहाँ आपकी प्लेसमेंट हो रही है या कहाँ आपकी ट्रेनिंग हो रही है, और आपका रिलेशन कैसा है सुपरवाइज़र के साथ. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन यू हैव विद द सुपरवाइज़र. सो ये पर्सनल साइकोलॉजी होगी. साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड प्लान वर्क. बेसिकली इट इज़ रिगार्डिंग टाइम एंड मोशन स्टडी. ठीक है, proper planning and time management of any work mainly. Okay, then you have social industrial psychology. It is concerned with the behavior of people within organizations and industrial settings and consideration of human capabilities and limitations. Humans क्या क्या कर सकते हैं और कितनी उनकी limitations हैं. ठीक है, कैसी उनकी सेटिंग्स है, मतलब वर्क के रिगार्डिंग कैसी उनकी सेटिंग्स है ऑर्गेनाइजेशंस की. ठीक है, ये इंसेंटिव्स इन वर्क इन्वायरमेंट. नाउ सी, अगर हम एक साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर देंगे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में तो उसका मेनली क्या पर्पस होगा. ठीक है ना, मान लो वी आर इन्वॉल्विंग साइकोलॉजिस्ट टू अ बिजनेस. ठीक है, सो सबसे पहले पर्सनल साइकोलॉजी जैसे हमने डिस्कस करा है कि लोगों का कहाँ सिलेक्टेड है, हमने कौन से लोग इम्प्लॉय कर रखे हैं, वो एक एक बंदे को मिलेगा पर्सनली और फिर उनको जज मतलब इन द सेंस कि हाँ डिसीजन देगा कि वो उस जॉब के लिए सूटेबल हैं या वो उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है. ठीक है, वो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट और प्लान वर्क बिठाना. ठीक है ना, टाइम मैनेज करना लोगों का, वो एक साइकोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. सोशल एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी यानी कि बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर कैसा है और ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ के अंदर में वो क्या कर सकते हैं वो देखना. उसके बाद जो है फोर्थ काम जो साइकोलॉजिस्ट को करना होगा इज इंसेंटिव्स इन वर्क इन्वायरमेंट. ठीक है ना, कि लोगों का वर्क इन्वायरमेंट कैसा है. जैसे कि आई टोल्ड यू कि प्लांट्स लगा सकता है वहाँ पर, और वेंटिलेशन देख सकता है, लाइटिंग देख सकता है कि यहाँ पर शायद लाइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं. फिर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना, कैसे कौन से इंसेंटिव्स किस समय कैसे इंसेंटिव किसको देना है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से समझ के लोगों को बता सकता है. उसके बाद एक और रोल भी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस. ठीक है ना, तो इंसेंटिव्स देना लोगों को, जॉब करने वाले लोगों को जो आपको बिजनेस चलाने में हेल्प कर रहे हैं या प्रोडक्ट दे आर मेकिंग. उसके बाद कंज्यूमर साइकोलॉजी. कंज्यूमर साइकोलॉजी यानी कि हाउ डू दे सेल, इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है ना, किस तरीके से सेल करना है, वी स्टडी. ठीक है ना, मार्केट बिहेवियर वाले उसमें टॉपिक में अभी हम पढ़ने वाले हैं. It is concerned with the behavior of people when they are acting in their role of consumers in our economy. ठीक है ना, कि अगर as a role of मतलब consumer, कि अगर हम consumer होते तो हम किस तरीके का प्रोडक्ट पसंद करते हैं और कैसा हम चाहते हैं. So that is also concerned with it. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका ही टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट. ठीक है ना, इससे हम जो है अगर सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करके लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में डालेंगे या बिजनेस में या कहीं भी डालेंगे, सो दे विल बी सिलेक्टेड. यानी कि उनको हम मतलब एडमिट कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं. ठीक है, सो उससे जो हम जैसे लोगों को अपनी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व करेंगे वैसे ही लोग हमें काम करने में ऑब्वियसली वही जो हम लेंगे, स्टाफ लेंगे, वही तो हमें हेल्प करेगा. तो हमें ऐसे लोग लेने हैं जो हमारी एफिशिएंसी बढ़ा सकें, हमारी प्रोडक्शन बढ़ा सकें. Fitting the worker to the job is best done by proper and judicious selection.
प्रॉपर और जुडिशियस सिलेक्शन करना पड़ेगा एक साइकोलॉजिस्ट को. इम्प्रॉपर केयरलेस सिलेक्शन लीड्स टू मिस प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स. पुअर सिलेक्शन इंक्रीजेज जॉब डिससैटिस्फैक्शन, एब्सेंटिज्म, लेबर टर्नओवर एंड रिड्यूसेस एफिशिएंसी. ठीक है ना. अगर हम पुअर सिलेक्शन करेंगे, अगर प्रॉपर सिलेक्शन नहीं करेंगे, सो देयर विल बी जॉब डिससैटिस्फैक्शन. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट एब्सेंटिज्म. एब्सेंटिज्म यानी कि लोग गायब ही रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल नॉट बी देयर. ठीक है. लेबर टर्नओवर, लेबर को भी अच्छा नहीं लगेगा काम करना. ठीक है. और जो लोग काम कर रहे होंगे वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे ऐसे लोगों के अंदर आने से. सो इससे हमारी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है. सो देयर शुड बी साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव एंड द selection of people should be based on tests and interviews. So selection leads to appointment of better employees and at least better than those who have been rejected. The task of industrial psychologists भी बोलते हैं या organizational psychologists is to ascertain that the tests are reliable and valid based on objective and scientific procedures. Now what is the scientific method of selection? ठीक है ना. इसमें क्या होता है कि एक वो होगा फोटोग्राफ वगैरह लगा के पूरा एक बायोडाटा टाइप का तैयार करके इंसान की वो चेक करते हैं. ठीक है. या पहले उसने कहाँ काम किया है, रिकमेंडेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट. ठीक है. ग्रुप डिस्कशंस और इंटरव्यूज होते हैं. सो दिस इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ दिस थिंग इंक्लूडिंग. ठीक है ना. These jobs are required frequent contact with people such as sales officers, insurance, advertising, medical representatives, and should have pleasant and smiling face. Other than this pleasant and smiling face, we have IAS वगैरह के लिए भी same kind of procedure. There is scientific. ठीक है ना. पहले आपका फोटोग्राफ लेना और एप्लीकेशन पूरा बायोडाटा वगैरह लेंगे वो. उसके बाद they'll talk to you, interview, psychological tests, psychological व्यू पॉइंट से कि आप किस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हो, they will see that. ठीक है. उसके बाद you have CV यानी कि लेटर ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है ना. CV इसमें क्या होगा, ये एक गुड बेसिस फॉर प्रिडिक्शन ऑफ जॉब है, क्योंकि इसमें आप जो है अपनी मर्जी से किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो. ठीक है. और आपको पहले से ही पता होता है उसके बारे में, तभी आप ऑब्वियसली CV बना के दे रहे हो, उस हिसाब से आप लिखते हो. ठीक है. इससे हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है. बेसिकली द एप्लीकेशन ब्लैंक इज हाईली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इन विच द क्वेश्चंस हैव बीन फॉर्मुलेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड इन एडवांस. क्वेश्चंस और जो भी होते हैं वो सब पहले ही फॉर्मलाइज्ड हो जाते हैं या स्टैंडर्डाइज्ड हो जाते हैं, फॉर्मुलेटेड हो जाते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड हो जाते हैं. सबके लिए सेम होते हैं और फॉर्मूला भी सेम होता है. ठीक है. सो पहले ही बन जाते हैं ये. और उसके बाद लास्ट वन इज इंटरव्यू टेक्निक्स. इसमें भी हम IAS वगैरह में इंटरव्यू होते हैं, लास्ट राउंड में इंटरव्यूज आते हैं. ठीक है. फॉर द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ उनकी इमोशनल पर्सनैलिटी जान लेते हैं, स्टेबिलिटी जान लेते हैं, एंजाइटी जान लेते हैं, स्ट्रेस जान लेते हैं. सिचुएशनल टेस्ट आर गिवन लाइक आस्किंग द इंटरव्यूई टू टीच ऑन सब्जेक्ट. ऐसे में हम डेमो क्लास, जैसे कि बहुत सारे टीचर्स आते हैं तो उनकी एक डेमो क्लास ली जाती है स्कूल में. सो एक डेमो क्लास दे दी जाती है उनको, और किस तरीके से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उसके इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल एबिलिटीज़ को जज किया जाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी को जज किया जाता है इंटरव्यू लेके. ठीक है ना. या फिर उसको किसी उसमें ग्रुप डिस्कशन में लगा दो. ठीक है. सो दैट कैन ऑल्सो बी डन. नेक्स्ट इज वी हैव दिस वन, मोटिवेशन, इंसेंटिव्स, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड वर्क एनवायरनमेंट. ठीक है. So let's talk about motivation. Without motivation nothing is possible. This is my pet dialogue. बहुत बोलती हूँ ये. Without motivation nothing is possible. अगर आपको एक गिलास पानी भी लेना है तो उसके लिए भी आपको प्यास लगनी चाहिए और मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे उठ के जाना है, पानी लेना है और पीना है. अगर आपको भूख लग रही है, आपको कुछ मतलब बनाना ज़्यादा नहीं भी है, और अगर आपको एक सिंपल सी मैगी भी बनानी है तो उसके लिए भी आपको मोटिवेशन चाहिए. ठीक है ना. यू नीड मोटिवेशन कि मैगी बनानी है, भूख लग रही है तो मैगी बनाओ और खाओ, तो उसके लिए भी नीड मोटिवेशन, लाइक यू आर हंग्री. ठीक है ना. सो मोटिवेशन. अब सी इंसेंटिव्स डील विद द साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन. ठीक है. मोटिवेशन हम मोटिवेट दो तरीके से कर सकते हैं. इंसेंटिव्स देखो. ठीक है. इंसेंटिव्स क्या होते हैं, जब इंसान को कुछ मिलता है. इंसेंटिव्स दो तरीके के हो सकते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. ठीक है ना. फाइनेंशियल वो वाले जैसे कि मनी दे दिया, बोनस दे दिया, कहीं घूमने की टिकट्स दे दी, तो ये हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है. या कोई चीज़ दे दी, तो दैट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव. देन यू हैव नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से हो गए? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो वाले हो गए एज इन
जो प्रेज़ करना, किसी को तारीफ़ करना या कोई उसकी कोई बात बोलना जो उसको अच्छी लगे, ठीक है ना, कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही दीज आर नॉन फाइनेंशियल काइंड ऑफ इंसेंटिव्स, दे सर्व एज मोटिवेशन, ठीक है. So while the financial incentives in industry mainly refer to piece rate, multiple piece rate या different मतलब रेट कम कर देना किसी चीज़ का या उसको कोई चीज़ फ्री में दे देना, refers to this, ठीक है ना. ठीक है, मनी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मैन. अब मैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में बताती हूँ. मनी हमारे लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. विदाउट मनी वी कैन नॉट बाय एनीथिंग, वी कैन नॉट ईट, वी कैन गो लिव, ठीक है ना. कुछ भी नहीं मिलेगा वैसे कि आज के डेट में. लेकिन फिर भी सिर्फ ऐसा ही सब कुछ नहीं होता है. वी नीड सम तारीफ ऑल्सो, प्रेज ऑल्सो. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑल्सो आर रिक्वायर्ड, ठीक है. सो दिस इज देयर. उसके बाद लास्ट टॉपिक इज थर्ड टॉपिक इज जॉब सेटिस्फैक्शन, कि जो इंसान जॉब कर रहा है वो उससे सेटिस्फाइड हो, ठीक है ना. अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसका मोटिवेशन बढ़ जाएगा. लेकिन अगर वो जॉब से सेटिस्फाइड ही नहीं है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ ही नहीं सकती, ठीक है. उसके बाद लास्ट टॉपिक इज वर्क एनवायरनमेंट. तभी हम लोगों को, एक मिनट, जॉब सेटिस्फैक्शन हमें तभी हो सकता है जब हम जुडिशियस सिलेक्शन करें. मान लो किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, लेकिन उससे वो चीज़ होती नहीं है, ठीक है ना. सो दैट इज़ नॉट जुडिशियल सिलेक्शन. हम चॉइस से कोई चीज़ कर लें और हम कोई चीज़ कर रहे हैं अच्छे से, उसमें बहुत फ़र्क होता है. शौक इंसान को किसी भी चीज़ का हो सकता है. शौक इंसान को मॉडलिंग का हो सकता है, लेकिन उसका फिगर, उसका स्ट्रक्चर उस चीज़ के हो सकता है कि वो उस लायक नहीं है, ठीक है ना, अप टू द लेवल नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, उससे वो कोई और चीज़ बेटर करे. इंटरेस्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन दैट, ठीक है. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक इज वर्क इन्वायरमेंट. जैसे कि अगर वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, नॉइज़ होगा, वेंटिलेशन प्रॉब्लम होगा, इल्यूमिनेशन होगा या फिर प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो नहीं काम कर पाएगा. फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है. अगर हमारा ऑन द अदर हैंड इफ वी पुट प्रॉब्लम्स, मतलब अगर हम फैसिलिटीज़ दें लाइक टॉयलेट्स, टीवीज़ और अच्छी और फैसिलिटीज़ दें कैंटीन वगैरह की, तो वर्कर्स विल वर्क मोर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज लीडरशिप स्किल्स इन टीम बिल्डिंग. This has been discussed under employee-employee relationship. An executive or a leader is responsible for devising a system of communication, ठीक है ना. हर किसी को एक लीडर चाहिए होता है, ठीक है ना. एक ग्रुप है, उसको बांधने के लिए एक लीडर चाहिए ही चाहिए, ठीक है. सो देयर शुड बी, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ग्रुप हो, हमें उसके लिए एक लीडर चाहिए ही होता है, ठीक है. सो और वो लीडर शुड भी जो अच्छा मतलब फंक्शन स्मूथली कर सके, ठीक है. He should not show a willingness to cooperate with him. मतलब कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि they don't want to cooperate at all with their employees. So वो लोगों का जो work environment होता है वो obviously destroy हो रहा है. उससे productivity और moral जो है वो कम हो जाता है लोगों का, especially in India. A successful executive worker, अगर हम well educated वाला लेंगे worker, तो it will be better for us also and for this also, or organization also. On the other hand, if we take a worker or this thing, सुपरवाइज़र, ठीक है, सुपरवाइज़र कह लेते हैं, तो वो अगर एजुकेटेड कम होगा तो वो उसकी अच्छी वो नहीं होती, मतलब उसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है. सो सुपरवाइजर्स आर ऑब्वियसली रिक्वायर्ड टू बी वेल मैनेज्ड, ठीक है. अब अगर एक लीडर ऐसा होगा जो कि अपने अंदर कंट्रोल में रखे टीम को, ठीक है, और मेंटेन करे मॉरल ऑफ द ग्रुप, और स्पेशली जब उनको टीम में करना हो, देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ वी, नॉट द फीलिंग ऑफ मी एंड यू, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है. फ्रीक्वेंट हेसल्स अगर वो अवॉइड कर पा रहे हैं तो अच्छा रहेगा उसके लिए. अगर वो टीम स्प्लिट रोक पा रहा है तो अच्छा रहेगा. कॉपरेशन करवा पा रहा है लोगों से तो उसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है. सो इस तरीके की इनफॉर्मल. अब एक चीज़ और है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप. अगर वर्कर्स जो है इनफॉर्मल रिलेशनशिप रखेंगे, अगर फॉर्मल रिलेशनशिप है, आ रहे हो साथ में बैठ के काम कर रहे हो, ठीक है, दो बातें कर रहे हो, कोई बात नहीं, तो ठीक है. लेकिन अगर वही इनफॉर्मल रिलेशनशिप रखने लग गए, जैसे कि 10 वर्कर्स में से 2-3 ने अलग ग्रुप बना के वो बाहर पार्टी करने जा रहे हैं रात को या कुछ ऐसा है उनका, सो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है ना, क्योंकि उससे उनकी ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाएगी, फिर वो आपस में ही लगे रहेंगे एंड दे विल इग्नोर द अदर 6-7 वर्कर्स, ठीक है. और उससे एफिशिएंसी कम हो जाएगी कल दिन, क्योंकि वो देयर बी फीलिंग ऑफ अस एंड यू,
अस वर्सेस देम इफेक्ट, ठीक है ना। सो अस वर्सेस देम इफेक्ट ख़त्म करना होगा ताकि टीम बिल्डिंग जो है वो अच्छे से हो सके। देयर शुड बी अ गुड टीम बिल्डिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ओनली दिस मच फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।